आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं हमारा खास प्रोग्राम सशक्त भारत सशक्त नारी, जिसमें हम हर दिन एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके समाज के लिए मिसाल कायम की है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज को न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि ये भी सिखाती हैं कि अगर जज्बा, मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के जिनकी जिंदगी किसी सिनेमा से कम नहीं, जो जहां भी जाती हैं झंडे गाड़ कर ही आती हैं। वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, राजनीति मंच हो, साहित्य मंच हो, शिक्षा क्षेत्र हो या फिर समाज सेवा का क्षेत्र हो। भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा, जिन्होंने कला, शिक्षा, अभिनय, साहित्य, समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी खास पहचान बनाई है। डॉक्टर सहगल रंगोली, कलश सज्जा, मेहंदी, थाल सजावट, मंच सज्जा, कुकिंग, बागवानी, इंटीरियर डेकोरेशन, कढ़ाई, बुनाई, ज्वेलरी डिजाइनिंग और सॉफ्ट टॉय मेकिंग जैसी कई पारंपरिक और आधुनिक कलाओं में दक्ष है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है। इनके बारे में जितना बताएंगे उतना ही शायद कम पड़ जाए। अपनी आवाज से देश को बुलंद करने वाली महिला, जब वो बोलती है तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब चुप हो जाते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा जी। उनकी जर्नी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि ये प्रमाण है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के अनुभव, उनके सफर की चुनौतियां और महिलाओं के लिए उनके संदेश। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा जी। सबसे पहले तो अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत अनीता जी, आपके बारे में जितना परिचय दे शायद वक्त कम पड़ जाएगा और 1 घंटा तो शायद आपका परिचय देने में ही निकल जाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम जाएंगे वहां पर देख रहे हैं कि आप कैसे झंडे गाड़ती हुई हमेशा से आई है, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और हर जगह आप जिस तरीके से बड़ी ही काबिलियत के साथ अपने पैर जमा कर रखती हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले तो हमारे इस प्राइम टीवी के इस नवरात के जो आपने कार्यक्रम रखा है सशक्त महिला के लिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, प्रिया जी की पहुँच रही है, प्राइम टीवी की पहुँच रही है, आप सभी दर्शकों को नवरात की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। प्रिया जी ने जैसे कहा कि अपने आप में बहुत सारी विधाओं को लिए हुए हैं, आप किस तरह से काम करती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई काम करता नहीं है, अगर आप ऊपर वाले के साथ अगर जुड़े हैं तो इस जीवन के दूसरे पक्ष को अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको बांध के रखती है, इस विश्व को बांध के रखती है, आसमान को बांध के रखती है, सूरज चांद तारों को बांध के रखती है। उसी की अगर असीम कृपा होती है तो ही पृथ्वी पे कोई इंसान कुछ कर पाता है। और जैसा कि प्रिया जी ने कहा कि विभिन्न विधाओं के साथ आप जानी जाती हैं, मैं भी आप सबकी तरह, पूरी दुनिया के लोगों की तरह 206 हड्डी वाली एक ऊपर की बनाई हुई एक छोटी सी रचना हूँ। लेकिन बस यही होता है कि जब ऊपर वाला कुछ देता है ना, तो आपको उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको सम्मान मिलता है तो सम्मान आपको नहीं मिलता, आपकी प्रतिभा को मिलता है, और प्रतिभा को भी नहीं मिलता, आपकी जिम्मेदारियों को मिलता है। यानी कि समाज के प्रति, परिवार के प्रति और सबसे पहली बात आपकी खुद के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऊपर वाला कहता है कि हमने तुमको एक विशेष रूप में पृथ्वी पर भेजा है, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के कम से कम तुम मेरी इस बनाई हुई दुनिया में अपना योगदान ज़रूर दे सकते हो। तो इसलिए प्रिया जी, मैं यही कहूँगी कि ऊपर वाले ने ये जो मुझे फितरत दी है, जितनी विधाएं दी हैं, वो मेरी नहीं है, मैं उन विधाओं के माध्यम से अपना योगदान समाज में दे रही हूँ। बिल्कुल अनीता जी, देखिए जितना भी आपके बारे में बात करें शायद वक्त कम पड़ जाए, और ये मैंने पहले भी कहा है, लेकिन आप जिस तरीके से काम करती हैं जी, और हमने जाना कि जब आपका कोई शो रहता है, जब आपको अपने किसी काम पे जाना होता है, आप उपवास रखती हैं और जब तक आपका वो काम हो नहीं जाता आप पानी भी नहीं पीती हैं। इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? नहीं, कोई रीजन नहीं है। जैसे कि आपने ये बात कही है, तो ये खैर ऊपर वाले की दुआ से सभी लोग जानते हैं, आप सब देख रहे होंगे कि
मैं बस ये है कि ऊपर वाले ने, माँ सरस्वती ने जब इतनी विधाएं दी हैं, तो मैं भी अपने मन और तन से उनके लिए कुछ समर्पण करना चाहती हूँ। तो इसलिए ये मेरा खुद का प्रण है कि जब मैं किसी भी कार्यक्रम के लिए, आज आपके पास भी आई हूँ, तो अभी मुझे पानी के लिए, चाय के लिए ऑफ़र किया गया आगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। तो सबने वहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी माँ सरस्वती की साधना है कि जब भी मैं किसी कार्यक्रम के लिए कहीं जाती हूँ, यहाँ पे हूँ या किसी दूसरे जनपद में, होटल में रिलेटिव कर रही हूँ, तो बस जैसे ही मैं सुबह तैयार होने के लिए मैं मुँह धोती हूँ, मेरा व्रत शुरू हो जाता है। और फिर आप उसे मुझे 10 दिन मंच पे रख लीजिए या 20 दिन मंच पे रख लीजिए, एक बूंद पानी नहीं। बस माँ सरस्वती के रूम में आके कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में आके उनके पैर छू के तब मैं पानी ग्रहण करती हूँ। तो जब उन्होंने कुछ दिया है तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा करती हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल अनीता जी, इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, जी। शुरू से ही आपने हर क्षेत्र में कदम जमाया है और हर क्षेत्र में बड़े ही कहेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को किया है। अगर बात करें अनीता जी की जिंदगी में कौन कौन सी चुनौतियां आई हैं, कौन कौन से चैलेंजेस अभी तक आपने फेस किए हैं अपनी इस जर्नी में? देखिए, किसी को कुछ पता नहीं होता है कि आगे भविष्य में क्या होने जा रहा है। संघर्ष का ही नाम अनीता सहगल है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहूँगी तो आप ज़रूर कहेंगे कि वाकई में इतने संघर्षों से, इतनी कठिनाइयों से, इतनी परेशानियों से, इतनी उतार चढ़ाव के साथ चलती हुई अपने कदमों के माध्यम से, अपने जुनून, अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी दृढ़ निश्चय और अपने आत्मविश्वास के साथ आज अनीता यहाँ पर खड़ी है। वाकई में जैसे ही मैंने आंखें खोली थी, मेरा बचपन भी संघर्ष के साथ ही बीता। बस वो समय और संघर्ष से क्या होता है ना कि आपके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आप परिपक्व हो जाते हैं, आप कठोर हो जाते हैं, आप संभल हो जाते हैं और आप वक्त को पहचानने लगते हैं, पैसे को पहचानने लगते हैं, लोगों को जानने लग जाते हैं और कम समय में आपको कुछ करने की तमन्ना दिल में आ जाती है। तो बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके आशीर्वाद से आज आप लोगों के बीच में इस मुकाम पे खड़ी होंगी। आज भी मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या आता है। आप जैसे मेरे जितने भी चाहने वाले हैं मुझसे कुछ कहते हैं कि अनीता ये काम कर दो, मैं कर लेती हूँ। और घर पे भी जब कोई बात होती है कि इतनी विधाओं के बाद भी कोई नई विधा लेके कोई अगर आता है कि अनीता जी मेरा ये काम करना है, तो मैं मना नहीं करती हूँ। तो घर में सारे लोग यही कहते हैं कि कभी ज़िंदगी में तो कोई काम किया नहीं, तो तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? तो प्रिया जी, मेरा ये मानना है कि कोई अगर आपके पास आता है, किसी काम के लिए आता है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम मना कर देते हैं तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। बिल्कुल। तो और उसका काम वो व्यक्ति करेगा, तो जब वो अगला उस व्यक्ति का काम कर सकता है तो अनीता सहगल क्यों नहीं कर सकती? तो यही कारण है कि किसी भी काम को मैं मना नहीं करती हूँ, काम छोटा हो या बड़ा हो। मुझे बहुत ही, जैसे आपने कहा चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियाँ ऐसी होती हैं कि मैं घर पे बैठी हुई, अभी मैं बता दूँ, अभी मैं 1 महीने की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था सहारनपुर में। रात में 9:45 बजे कॉल आती है सहारनपुर से कि अनीता परसों कार्यक्रम है। और तो मैंने कहा कि ठीक है सर। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ से मैं बाई रोड जाती हूँ सब जगह, आप सबको मालूम है कि 10-12 घंटे का रास्ता सहारनपुर का, ऑब्वियस ही बात है कि 12-13 घंटे का रास्ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ नहीं कहा कि मतलब सर को मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती हूँ कि आपने क्यों इतनी रात में फ़ोन किया, आपको पहले फ़ोन करना चाहिए था, मैं बिज़ी रहती हूँ और ये है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि ठीक है सर। आप यकीन नहीं करेंगे, रात में मैंने 12 बजे अपने को सर धोया, अपने सब कुछ करी, पैकिंग लगाई, रात में 3 बजे तक फिर मैं सवेरे मेहनत करी और चली गई। ऐसे ही होता है, कभी कभी रात में 1-1:30 बजे फ़ोन आते हैं, मैं रात में 2-3 बजे पैकिंग करके निकल लेती हूँ। तो ये है चुनौतियाँ। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है, माननीय मुखर्जी जी, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं, कोई भी कार्यक्रम होता है, घर में छोटी सी कथा भी होती है, तो इंसान 1 महीना पहले से तैयारी करना शुरू कर देता है ना। जैसे आज का ही ये कार्यक्रम था, तो सुबह से सारे लोग लगे हुए हैं। तो वही वाली बात है कि अगर किसी को आपको कॉल कर, मेरा ये मानना है, अगर आपको किसी को कॉल करना होगा तो आप कर दोगे, बंदा कर देगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप अपना समय खाली रखिएगा और ये है। लेकिन जब मेरे पास ये इमरजेंसी में रात में 1:30 बजे फ़ोन आ रहा है, 2 बजे फ़ोन आ रहा है, कल कार्यक्रम में रात में 12 बजे फ़ोन आ रहा है, मैं निकल लेती हूँ, तो मैं यही मानती हूँ कि ये आपके माध्यम से, यानी कि इंसान की तरफ से फ़ोन नहीं आया, ये ऊपर वाले की तरफ से फ़ोन आया है, ये कहने के लिए कि अनीता, इस थोड़े से समय में इस चुनौती को पूरा करके बताओ, दिखाओ सबको, तब तारीफ़ है तुम्हारे उस।
तो इसलिए बिल्कुल, मैं उस देखिए, चुनौती को एक्सेप्ट करती हूँ और आप लोगों की दुआओं से पूरी मेहनत के साथ मैं काम करती हूँ। बिल्कुल अनीता जी, क्योंकि आप जो मंच पर रहती हैं वो सब देख रहे हैं, लेकिन जी। उसके पीछे की जी। कहानी क्या है अनीता सहगल जी की, बिल्कुल। वो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जब भी बात होती है इंसान के काम की बात होती है, जी। वो मंच पे कैसे चमक रहा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से आप बोल रही हैं, जी। लेकिन उसके पीछे यानी कि पर्दे के पीछे अनीता सहगल जी की क्या कहानी है, कितनी चुनौती और कितने संघर्षों के साथ वो वहां तक पहुंची है, हम बिल्कुल आज इसी पर जानने के लिए यहाँ पर आपसे इसलिए वो सवाल मैंने किया कि बिल्कुल वो क्या चुनौतियां आपने देखी, कैसे रहा पूरा जीवन, कितना संघर्ष था, हर कदम पे किसका सपोर्ट आपको मिला, किसके ताने भी झेलने पड़े, क्योंकि एक महिला के जीवन में इतनी सारी जब अच्छाइयां देखने को मिलती हैं, एक बड़े मुकाम पर वो पहुंच जाती है, इसके पीछे बिल्कुल बहुत सारे संघर्षों की कहानी छिपी रहती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई महिला ऊंचाइयों पर पहुंचे या फिर वो कामकाज वाली महिला नहीं है, तब भी हर एक महिला की किताब ज़िंदगी एक बंद किताब होती है। जब तक सामने वाला उसको खोलने के लिए नहीं कहता है, कोई भी महिला उस किताब को खोल के अपनी बात नहीं बताती है। एक सशक्त महिला जब अपनी बात बताती है तो समाज में उनकी बातों को चुनौतियां कहा जाता है, और एक आम महिला जब अपनी बात बताती है तो उसकी बात को नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता है। नवरात आती है, महिला सशक्तिकरण का दिन भी आता है। आप सब महिलाओं को ये बात बताते हुए कि अगर अपने अंदर आप झांक के देखें तो क्या आपके पास चुनौतियां कम हैं? आपने क्या संघर्ष का जीवन कम झेला है? लेकिन नहीं, ये समाज जो है आपको चुनौतियों के साथ आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए खुद की चुनौतियां आप खुद बनिए। खुद लोगों को दरवाज़ा खटखटा के बताइए कि मेरी ज़िंदगी में ये चुनौतियां हैं और मैंने उसको बिना डर के पूरा करा, तो मैं हूँ। जिस तरह से प्रिया जी ने कहा, तो मैं आप सबको एक छोटी सी अपनी बात बताना चाहूँगी। जैसे कि आपने संघर्ष की कहानी पूछ रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ जो भी मेरी कहानी है। मेरे पापा रेलवे में, छोटी सी नौकरी, मम्मी पापा, 3 बहनें, यानी कि मेरे से 2 छोटी बहनें भी हैं, भाई कोई नहीं है। और रेलवे में रह के छोटी सी नौकरी करके 3 बेटियों को पालना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बावजूद भी जिसमें से मेरे से 2 छोटी जो बहनें थी उनको डॉक्टर बनने का शौक बचपन से। अब आप सोच लीजिए कि डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग की ज़रूरत, पढ़ाई की भी ज़रूरत, फीस की भी ज़रूरत। तो बस यही था कि छोटी सी नौकरी में पापा की दोनों बहनों को पीएमटी की कोचिंग कराना वाजिब नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल में भी फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और लेकिन बस सबसे बड़ी बात थी कि उन दोनों को मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, और बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो ये जिम्मेदारी मेरी छोटी सी उम्र से मेरी चुनौतियाँ शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैंने मैथमेटिक्स ली, मैंने गणित ली, कि मैंने कहा कि मैं मैथमेटिक्स लेके अगर पढ़ाई करके करूँगी तो ये दोनों को संभाल लूँगी। अगर मैंने कुछ लिया, अगर मैं घर से बाहर चली गई तो इन दोनों का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्रिया जी, मैंने उन दोनों का सपना पूरा करने के लिए मैंने मेहनत करी, उन दोनों को 11-12 पढ़ाया, मैथमेटिक्स में उन लोगों का पूरा साथ दिया, पीएमटी की पूरी तैयारी कराई, सब कुछ कराई, और बिना कोचिंग, बिना किसी मेहनत के और बिना किसी सपोर्ट के वही पापा की छोटी सी नौकरी में, और आज दोनों फुल फ्रेश डॉक्टर हैं। उन दोनों का सपना पूरा किया, और मैंने अपनी ज़िंदगी को, कहा जाता है ना, सेक्रीफाइस करना, मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। मैंने गणित ली, मैथमेटिक्स ली, और मैथमेटिक्स लेके मैंने कहा कि मैं घर पे ही रहूँगी और इन दोनों का सपना पूरा करूँगी। तो मेरी चुनौतियाँ छोटे से ही शुरू हो गई थी। अब उतने से पैसे में सारा काम नहीं हो सकता, दोनों बहनों को पढ़ाना नहीं, घर का खर्चा नहीं, आपकी सब्ज़ी का, बिल का, पानी का, और भी जो होते हैं सबका। तो मैंने छोटी सी उम्र में कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे, क्लास 6-7 से बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए थे। अब आप सोच लीजिए, एक छोटा सा बच्चा, लेकिन आप सबको मैं बताऊं, पढ़ने में बचपन से मेधावी थी मैं। पास होना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं, मैंने हमेशा टॉप आना सीखा, हमेशा टॉप पे रहती थी मैं। तो बच्चों को मैंने इस ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। रात में 12 बजे के बाद मैं कपड़े सिलती थी, फिर सुबह 6 से 7 में क्लासेस लेती थी, तब मैं 7 बजे
बाई रोड, मतलब साइकिल चला के जाती थी कि बस और टेम्पो से या किसी से जाऊंगी तो वो भी उतना पैसा खर्च होगा। लेकिन दोनों बहनों को मैंने संगीत की भी शिक्षा दी, गायन की भी शिक्षा, उनके सारे सपने पूरे करे। तो चुनौतियाँ जो थी ना वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी आती चली गई कि फिर चुनौतियाँ नहीं लगती थी। फिर वो लगता था कि हाँ बस संघर्ष ही है, ऊपर वाले ने कहा है कि नींदिता तुम्हारा जीवन ऐसी ही है तो फिर उसके बाद जो है जैसे बड़ा बेटा बड़ी बेटी होती है तो शादी कर दी जाती है, तो शादी हो गई। उसके बाद जब मैं लखनऊ आई तो आपके सामने है अनीता की खुली किताब है। उसके बावजूद भी मेरी बहुत ज़बरदस्त मेहनत रही। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कोई आगे बढ़ता है तो पीछे खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं अनीता की ज़िंदगी में इस मुकाम तक आने के कि अनीता को बहुत बार गिराया गया, लुढ़काया गया और उसको इस तरह से जैसे कहा जाता है ताले में बंद कर दिया गया समाज के माध्यम से। लेकिन अनीता ने आपकी कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने कभी भी, आपको मैं बताऊं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं उठ के खुद, मेरे पास कोई गॉड फादर नहीं संभालने वाला, मैं खुद को अपने को संभालती थी, फिर अपने को मोटिवेट करती थी, नहीं जो हो गया उसको, फिर मैं एक नए दो से पढ़ना शुरू करती थी। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चहेते भी हैं। उन्होंने रात में ही कभी किसी प्रोग्राम में था तो उन्होंने मुझे कुछ कहा, लेकिन दूसरे दिन, उस प्रोग्राम का दूसरा दिन था, मैं आपको बता रही हूँ, मैं नाम नहीं, दूसरे दिन था तो मैं भी फिर उसी पूरी एनर्जी के साथ उस प्रोग्राम में पहुँच गई। आप यकीन नहीं करेंगे, जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बस मुझसे एक ही बात कही, अनीता मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, कल मैंने तुमको इतना बुरा भला कहा, तुम्हारी जगह अगर और कोई लड़की होती ना तो आती नहीं और हिम्मत उसकी टूट जाती, परेशान हो जाती, रोती, लेकिन मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम पूरी एनर्जी के साथ, और तुमने किसी भी बात का बुरा नहीं माना और तुम फिर आ गई हमारे आज के इस कार्यक्रम को संभालने के लिए। तो मैंने बस इतना ही कहा, मैंने कहा कि देखिए आपने मुझे जो बात बताई उसमें से मैंने वो चीज़ें ले ली जो मेरे हित की थी, और मुझे रुकना नहीं है, चलना भी नहीं है, मुझे दौड़ना है, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे वो चीज़ करके दिखानी है जो लोग सिर्फ कहते हैं। प्रिया जी, वो कहावत लोग कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ एक नाव पे पैर रखता है, एक ही विधा में पारंगत होता है तो उसे मंजिलें मिलती हैं, तो उसे सफलता मिलती है। सच बताऊं आप सबको भी, दर्शकों को भी और प्रिया जी आपको भी, कि मैंने ये कसम खाई कि लोग कैसे कहते हैं कि एक नाव पे पैर रखो तो अभी ज़िंदगी सफल है, तो मैंने इस कहावत को तोड़ने के लिए आपकी अनीता ने इतनी मेहनत करी कि ये दिखा दे कि अगर इंसान कुछ करना चाहे तो एक बार में 100 से ज़्यादा काम कर सकता है, और पूरी ईमानदारी के साथ आप करिए, देखिए सफलता, मंजिल सब कुछ आपके साथ है। तो इसीलिए जो मैं काम करती हूँ इस समय, आपको मैं बताऊँ, इस समय 35-40 से ज़्यादा विधाएँ हैं अनीता के पास, सिर्फ एंकरिंग ही नहीं है, आप तो जानती हैं और आप सब भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी सब जान जाएंगे। तो इन सब 30, 35, 40 विधाओं को मैं संभालती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अनीता है, सिर्फ इसलिए कि उस कहावत को मरने से पहले तोड़ के जाऊँ, इतिहास रच के जाऊँ कि लोग ये कहें कि नहीं, अगर इंसान करना चाहे तो अपनी एक ज़िंदगी में बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो बस यही, और चुनौतियाँ आज भी मेरे पास हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। देखिए जब एक लड़की की शादी हो जाती है, कुंवारे थे जब तक शादी नहीं थी, वो चुनौतियाँ मैंने आपको बताई, बहुत 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 स्ट्रगल था। छोटे से तनख्वाह में पापा के, कभी खाना नहीं है, कभी फीस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो सब्ज़ी लाने से लेके और आटा पिसाने से लेके सब अपने बल पे, रिसाइकिल पे कर करके कहीं पैसे ना खर्च हो। और जब मैरिज हो जाती है एक लड़की की तो उसका जीवन जो होता है एक दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार होता है। कितना भी आप कह लीजिए कि कंधे से कंधा मिला के पुरुष के औरत चलती है, महिला चलती है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। जैसे ही विवाह होता है तो वो 2 भागों में बंट जाती है, और उन 2 भागों को उनका समन्वय करते हुए जब वो समाज के साथ आती है, फिर उसको उन 2 भागों को एक साथ करना होता है, और जब वो एक साथ करके जब आगे बढ़ती है तब उसको मंजिल मिलती है शादी के बाद। और मेरा तो यही मानना है प्रिया जी कि जैसे कि किसी एग्जामिनेशन में
हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, आपने भी दिया है, तो जैसे कि हम कोई बच्चा पूरे क्वेश्चन पेपर करके आता है, कोई बच्चा 2 क्वेश्चन पेपर छोड़ देता है, कोई 4 छोड़ देता है, और जब कॉपी चेक होती है तो क्या होता है, उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं। जिसने 2 क्वेश्चन छोड़े उनको उस हिसाब से नंबर मिलते हैं, जिनको 4 छोड़े, जिसने पूरा किया उसको पूरे नंबर मिलते हैं। वही ज़िंदगी है। ऊपर वाले ने भी हम सब के लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, जन्म से लेके, बड़े होने से लेके, विवाह होने से लेके, जिम्मेदारियां निभाने से लेके और जीवन के मरण तक। तो उस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कुछ 1-2 अटैम्प्ट करते हैं, और कुछ ऐसे बिरले होते हैं जो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं। और एग्जामिनर कौन है? ऊपर वाला, क्योंकि उसी ने पेपर बनाया। तो वो जिस हिसाब से फिर नंबर देता है, कम ज़्यादा देता है, डिस्टिंक्शन के साथ पास करता है, उससे भी कम देता है, फेल कर देता है, इसी को समाज अपने साथ, हमारे साथ, आपके साथ जोड़ के उसे मंजिल का नाम देता है कि उसको मंजिल मिल गई, उसको मंजिल नहीं मिली। अरे उसने मेहनत करी थी, आगे नहीं बढ़ पाया। उसने आगे मेहनत करी थी, उसके सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे, उसको साधन नहीं मिला, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। और वो इंसान को देखो, कम मेहनत, कम संसाधनों में भी कठिनाइयों के साथ वो इंसान आगे निकल गया, उसको मंजिल मिल गई। इस तरह के सेंटेंस सुनते हैं। यही है ज़िंदगी कि आप जितनी मेहनत, जितनी अच्छे से ऊपर वाले के बताए हुए हर बात को आप मानेंगी, आपको अपने आप मंजिल मिलती चली जाती है। इसी का नाम महिला सशक्तिकरण है। आपने कहा है कि सशक्त महिला, ये नाम रखा गया है हमारे इस कार्यक्रम का। उसमें 2 शब्द है ना, सशक्त और महिला। महिलाएं सब हैं और सशक्त भी सब हैं, लेकिन सोच समाज की जब एक नारी के साथ मिलती है तभी वो सशक्त कहलाती है, वरना वो सिर्फ नारी ही कहलाती है। मेरी ज़िंदगी तो बहुत मेहनत से भरी है, बहुत ज़्यादा मेहनत से भरी है, और आज भी चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ मेरे पास हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं है। अनीता को आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अभी अनीता की शुरुआत है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अनीता सहगल। अनीता जी, अगर बात की जाए इन लॉज का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ, क्योंकि कहते शादी के पहले जिंदगी कुछ और होती है और शादी के बाद बदल जाती है। इन लॉज का सपोर्ट बहुत मायने रखता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि महिलाएं करना बहुत कुछ चाहती हैं और जब शादी हो जाती है तो परिवार कहीं ना कहीं रोक देता है कि काम पर जाने से पाबंदियां लगा देता है। अनीता सहगल जी की जिंदगी में किस तरीके से इन लॉज का सपोर्ट है? देखिए, मैं बनारस की थी, शादी करके मैं लखनऊ आ गई, और सबका भरा पूरा परिवार होता है, उसी तरह से अनीता का भी भरा पूरा परिवार। जैसा कि प्रिया जी आपने पूछा कि इन लॉज का साथ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, हमारे समाज की एक रीति है, एक मान्यता है, एक सोच है, माँ बाप की भी है कि लड़की को विदा कर दो, वो ससुराल में जाके रहेगी। और ससुराल वालों की क्या मानना है कि बहू मेरे पास आ गई है, अब देयर इज अ नो नीड टू डू वर्क, काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो। अगर आपने कहा कि हमें काम करना है तो बस एक ही सेंटेंस, वो कैसा भी ससुराल हो, पैसे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो, एक सेंटेंस सुनने में आता है ना, किस चीज़ की कमी है? सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, तो आपको क्यों ज़रूरत है बाहर जाने की, क्यों ज़रूरत है आपको काम करने की? ये कॉमन सा सेंटेंस है जो कि वाक्य जो हर जगह सुना जाता है। अब दूसरा नंबर, आप काम करना चाहते हो? हर कोई काम करना चाहता है कि नहीं, हमने पढ़ाई लिखाई करी है, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो उसके लिए आप सबसे भी और आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो तो ये आपका खुद का डिसीज़न है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपका खुद का डिसीज़न है कि आपको बाहर जाना है, बाहर काम करना है, किसी ने आपको कहा नहीं है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, उसको आप पूरी तरीके से निभाइए, फिर आप जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। तीसरी बात, जब आप वापस आती हैं तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे घर में कदम रखते ही कोई आपका वेलकम करेगा, कोई आपका स्वागत करेगा, कोई आपके लिए एक गिलास पानी लेके खड़ा करेगा। नहीं,
क्यों? क्योंकि ये आपका डिसीज़न था कि मैं बाहर जाऊंगी, काम करूंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी। फिर तो जब आप बाहर से काम करके आई हैं तो फिर आप दूसरों से क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं कि कोई आपकी सेवा के लिए खड़ा रहे? नहीं, वो नहीं खड़ा रहेगा। इसलिए अगर ये दोनों बातें अगर आपके अंदर हैं, आप इसको अंदर आत्मसात कर लेते हो, जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी ससुराल होगा, कहीं कोई बंदिश नहीं होगी, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, और सबके इन लॉज वेलकम करेंगे ऐसी बहू का जिसकी सोच ऐसी होती है। तो यही है अनीता सहगल के काम करने की शैली, कि मैंने आज तक कभी किसी के ऊपर सुई के नोक के बराबर भी बोझा नहीं डाला। आपको बाहर निकलना, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, आप करिए, आपके जितने काम हो सकते हैं करिए, नहीं होता है वापस लौट के आइए, सबका आप सेटिस्फाइड करिए। रात में आप अपनी प्लानिंग बनाइए, सुबह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रिया जी, मैं सच बता रही हूँ, आज तक ऊपर वाली की देन है, सुबह स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कभी आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया कि मैं काम करती हूँ। आप घर में जाके देखिए, मेरे सास जी को, मेरे लोगों को यही नहीं मालूम है कि मैं बाहर जाके क्या करके आती हूँ, क्या करके नहीं आती हूँ, इस मुकाम पे हूँ, उस मुकाम पे कुछ नहीं। उनके लिए वो ऑर्डिनरी सी ही अनीता है, वही अनीता है। तो वो उसको उसी तरीके से मैं घर में भी अपने को हैंडल करती हूँ कि बस सासू जी ने ये बातें बोली, वो बातें बोली, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, वही खाना पीना बनाना, मतलब किसी को ये नहीं कि हाँ मैं बहुत हूँ तो मैं बैठी हूँ और ये कुछ नहीं। तो ये दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ यू। तो जब आप इस तरीके से जब करते हो ना, तो आपको सबका साथ मिलता है, सबका साथ मिलता है। ये मैं लिख के दे दूँ। और जब साथ मिलना शुरू हो जाता है ना, साथ का मतलब क्या था, फूल खिलता है। क्यों? गमले में अगर पानी नहीं होगा, कितना भी सुंदर गुलाब की कली खिली होगी, वो नहीं खिलेगी। जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे, देखेंगे दूसरे दिन गुलाब की कली खिल गई है। वही एक महिला का जीवन है। शादी के बाद पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो जाइए, देखिए आपकी कली खिलेगी और आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, आपका परिवार बढ़ता है। आप अकेले रहोगे, एकल परिवार में रहोगे, आपकी 4 गुना जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, कितनी लंबी लिस्ट तैयार हो गई बीमारियों की, देखिए हो गई। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या नुकसान होगा? आपका जीवन, आपका परिवार सफ़र करेगा। खर्च क्या होगा? आपका वक्त और आपका पैसा। इन सब चीज़ों से अगर बचना है, थोड़ा अपने को कॉम्प्रोमाइज़ करिए। देखिए कितना सरल, सहज, सरलता के साथ आपका जीवन आपके लॉज के साथ बीतेगा। पता नहीं चलेगा आपके बच्चे कब पल गए, आपके पतिदेव कब पल गए, कब किसी को ज़रूरत है, आपको बाहर जाना है। देखिए, करके देख लीजिए, अनीता सहगल बन के तो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल। अनीता जी, एक लाइन बहुत ही कहने में जितनी अच्छी लगती जी। है और आपको मंच से भी बहुत अच्छी लगती होगी कि जब डॉक्टर अनीता सहगल जी बोलती हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक वो चुप हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने अच्छे से, इतनी परिपक्वता के साथ आप मंच का संचालन करती हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप एंकर हैं। जी। वो पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जब पहली बार आपको पता चला कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है या फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और आज हमको पूरा मंच मिला है, आप ही पूरी मंच को संचालित करने वाली हैं। वो पहला एक्सपीरियंस दर्शकों के और साथ आपके आशीर्वाद से मैं करिए। बताऊं, सच बताऊं कि मुझे नहीं, आज भी नहीं मुझे याद है। जैसे कि आप पूछ रही हैं कि तुम्हारा सफ़र, मेरे को, मुझे आज भी ये नहीं मालूम है कि मुझे क्या क्या आता है। जैसे कि आपने कहा ना कि आप कोई भी आया, अनीता जी ये कार्यक्रम करना है, मैंने कहा ठीक है। अब उस कार्यक्रम को मैंने किस तरीके से तैयार करा, किस तरीके से क्या क्या, सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे को कभी किसी से कुछ भी चीज़ जैसे कोई बताता है ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता है, कभी बुरा नहीं लगता है। आपके जितने भी 75 जिले के जितने भी डीएम है, सीएम, सीडीओ, सर लोग जितने भी हैं, सब बहुत 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 रिस्पेक्ट करते हैं। और सर लोग जो भी कुछ भी बताते हैं, मैं कभी भी उसको ना अदरवाइज़ लेती हूँ, ना कभी बुरा मानती हूँ, ना कभी कुछ मानती हूँ। तो ये चीज़ अगर आपके पास है ना, तो बेहतर से बेहतर करने की, बेहतर से भी टू द पावर इन्फिनिटी करने की आदत है अनीता सहगल की। आपको मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक एंकर का ही किरदार नहीं निभाती हूँ, ओवरऑल पूरा, मतलब कि ये काम मेरा है, ये मंच मेरा है, इसमें जितनी भी गतिविधियाँ होंगी वो सब अनीता की हैं।
एंट्री से लेकर एग्जिट से लेके और आपके माचिस दिया बत्ती से लेके कुर्सी से लेके टेबल से लेके साउंड से मतलब जितना जो भी कुछ है वो अनीता का है। तो इसलिए वो मेरा खुद का काम होता है, वो मेरा खुद का प्रोग्राम होता है, इसलिए वो उसमें रहते हैं, इन्वॉल्व होती है। तो मुझे कभी किसी की बात का बुरा नहीं लगता है, कभी कोई कुछ कहता है क्या है, क्योंकि उसमें से मेरे को लगता है कि नहीं ठीक है, वो बता के चला गया, आप अपना सब काम करो। पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो भावना वो अंदर से जाता ही नहीं है कि हाँ हम ये मैं हूँ, मैंने इतने सारे कार्यक्रम कर लिए। नहीं, आपको मैं बताऊँ, सारे लोग जैसे आप कह रही हैं ना परिपक्वता के साथ बोलते हो और सब कोई सुनता है, सब कुछ रहता है, ये वाकई में ये गॉड गिफ्टेड है। ये सारी पूरे भारत के लोगों ने यही कहा है कि जब अनीता जी आप बोलती हैं तो सारे लोग सम्मोहित हो जाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, इतने कार्यक्रम करने के बाद जैसे कभी कोई मिल रहा है, अरे आपको क्या डरना है, आप तो इतने प्रोग्राम कर चुकी हैं और ये तो भाई आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। प्रिया जी मैं आपको बताऊं, यही सर लोग भी कहते हैं मंच पे भी दिया, अरे अनीता क्यों परेशान, मैं परेशान नहीं होती, अरे अनीता ठीक हो जाए। लेकिन मेरे लिए क्या है कि मेरा कोई भी कार्यक्रम होता है वो मेरा ज़िंदगी का पहला कार्यक्रम होता है, ये सोच के मैं कार्यक्रम करती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो ये पूरी तरह से अपने को इन्वॉल्व करना, बात करना, सब कुछ करना, ये गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि आप कितना लिख के लेके जाओगे, कितना करके लेके जाओगे, तो ये कहाँ से अदृश्य शक्ति है, कहाँ से हिम्मत है, कहाँ से आप लोगों की दुआएं हैं, कहाँ से पूरी हमारे भारतवासियों की अपनापन है, प्यार है, मोहब्बत है, आशीर्वाद है, उसी का ही परिणाम है कि जो अनीता आज आपके सामने है और उन सब चुनौतियों को स्वीकार भी करती है, उन सब चुनौतियों को झेलती भी है। कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी चुनौती क्या है, मेरी यात्रा की। आप जानती हैं मैं कैसे यात्रा करती हूँ? कहीं भी जाना होता है मैं बाई रोड जाती हूँ। बिल्कुल। पूरे भारत में बाई रोड जाती हूँ। 12-12, 14-14 घंटे की मेरी ट्रैवलिंग होती है, वहाँ जाके सीधे मीटिंग में और सब जगह करना होता है। तो एक लड़की के लिए, और मैं रात में यात्रा करती हूँ, तो मेरे लिए कहा जाता है प्रिया जी कि जब पूरी दुनिया सोती है तब अनीता सड़कों पे होती है। कि मैं रात में ट्रैवल करती हूँ, सवेरे उस जनपद में पहुँच के कार्यक्रम करती हूँ, फिर रात में ट्रैवल करती हूँ। तो जैसा आपने चुनौतियों की बात करी, तो एक लड़की के लिए रात भर सड़कों पे होना, बरसात, कोहरा, आपके जितने ओले डोले जितना भी होता है, ठंडक है, गर्मी है, बरसात है, सबको झेलते हुए, हाईवे से होते हुए, जंगल से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए दूसरे शहर में पहुंचना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत 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 बड़ी चुनौती है। घर से रात में 10 बजे के बाद निकलने में किसी की ज़रूरत पड़ती है, साथ पड़ती है कि नहीं हम अकेले, लखनऊ में भी आप नहीं घूम सकती, मोहल्ले में 1 किलोमीटर दूर। और आपकी अनीता, आपके सफर में अनीता जी कौन आपके कोई साथ नहीं रहता होता है, मैं होती हूँ, ऊपर वाला होता है और आगे सीट पे ड्राइवर भैया बैठे होते हैं, बस। और कोई भी नहीं होता है मेरे साथ। बस आगे ओले गिर रहे हैं, तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, पेड़ गिरे हुए हैं, पानी है, कोहरा है, कोई भी नहीं होता है, सिर्फ अनीता होती है। अनीता के साथ आप लोगों की दुआएं होती हैं, ऊपर वाला होता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। अनीता जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि अगर आपको अपना काम करना है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आपको घर जाकर कोई एक गिलास पानी पूछेगा, ठीक है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और देखा जाता है जब किसी महिला की 9 to 5 जॉब होती है, वो अपने घर के कामों में इतना कॉम्प्रोमाइज उससे नहीं हो पाता है। लेकिन आपका जिस तरीके से काम है, आप कह रही है बाय रोड आप जिस तरीके से ट्रेवल करती है, रात में ट्रेवल करना, फिर वहां जनपद में आप पहुंचती है, कार्यक्रम स्थल पर आपने काम किया, वापस फिर ट्रेवल करना, फिर पहुंचना, और घर में भी पूरी तरीके से आप टाइम देती है, चाहे वो जितने रिलेटिव्स आते हो या फिर सास ससुर हो, पूरी तरीके से पति को टाइम देना, जो ससुर है उनको टाइम देना, सास को टाइम देना, कैसे मैनेज हो पाता है? पता नहीं प्रिया जी, ये सही बात है, आपने ये क्वेश्चन पूछा है। और मैं जैसे कहीं जाती हूँ, कुछ भी जाती है, तो मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सवेरे उठ के आपके पूरा मैनेज कर लेती है, पूरा टोटल पता नहीं कैसे मैनेज हो जाता है, आपके नाश्ता, चाय, पानी, खाना जैसे, और पूरा दिन का भी और रात का मैं मैनेज करके जाती हूँ, दूसरे दिन का भी 99.9% मैं मैनेज करके जाती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगी। और जब मैं जाती हूँ और फिर एक दिन गई मैं, दोपहर में 2 बजे तक मैं निकली, मैं अपने को सेक्रीफाइस करती हूँ कि अनीता ठीक है, तो अपना देर से वहाँ पहुँच जाना, इन लोगों को पूरा कर दो। मैं निकलते निकलते मेरे को 1-2 बज जाता है, ये लोग कहते हैं सुबह निकलो, मैंने कहा नहीं, आप लोगों का पूरा वाइंड अप कर दूँ,
सब कुछ कर दूंगा, बिल्कुल हंसते हंसते, बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता, घर में किसी को पता ही नहीं चलता कि अनीता जा रही है, जैसे रोज होते और फिर जाते अच्छा जा रही है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, किसी को पता ही नहीं चल। फिर दूसरे दिन मैं प्रोग्राम करके मैं सुबह 3-4 बजे तक घर पहुंची, तो जनता पूरी सो रही होती है, सबको पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, मैं घर पहुंची और ये नहीं कि हाँ दूसरे दिन सोना है, फिर से अपने काम पे ही लग जाती हूँ। ये होता है कहाँ से एक अदृश्य शक्ति है, कहाँ से ताकत है, कहाँ से हिम्मत है, कहाँ से दुआएं हैं, कहाँ से ब्लेसिंग मिल रही है, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, आपको सच बता रही हूँ। तो ये अपने आप कैसे मैनेज हो जाता है, क्या मैनेज हो जाता है कि वाकई में घर में भी जो है, आपको तो मैं बताऊँ, जब आपने ये बात छेड़ी है, जब मैं जाती हूँ, हम तो चले गए, उसके बावजूद घर में अगर बाई चांस किसी को कुछ नहीं मिला तो फ़ोन किया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा मैनेजमेंट बहुत प्यारा है, वो घर मैनेजमेंट हो, चाहे सामान मैनेजमेंट हो, या टाइम मैनेजमेंट हो, क्योंकि देखिए तभी आप हो पाता है, तभी आप बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव अनीता का स्लोगन है लाइफ का। यहाँ से फ़ोन करके पूछा जाता है वो चीज़ कहाँ है, और सोचिए अनीता का रिस्पॉन्स क्या होता है फ़ोन पे, अच्छा ये चीज़ है, अच्छा कबर्ड खोलिए, ऊपर से चौथी लाइन, चौथी कबर्ड होगी, सेल्फ होगी, उसमें बाईं तरफ दाईं तरफ उसके तीसरे नंबर पर, बस उसने कबर्ड खोली, दूसरा तीसरा नंबर देखा, सामान ले लिया। ये है आपका मैनेजमेंट ना, ये है आपका काम करने का। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ आगे जाना है तो आपको अपने को मैनेज तो करना पड़ेगा, अपने वक्त को मैनेजमेंट को अच्छी तरह से, खाली वर्ड मैनेजमेंट से काम नहीं चलता, उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और समाज को क्या, अपने घर को मैनेजमेंट करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त को जाया मत करने दीजिए, बिल्कुल मेरा कहना मानिए। 24 घंटे में 48 घंटे का काम अनीता सहगल करती है। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ या आपने पूछा मैं बता रही हूँ, मैं एक आम इंसान के तरीके से आपको वो फितरत बता रही हूँ जो आपको भी आगे ले जाएगी, आपको भी मंजिलों तक ले जाएगी, आपको भी सफलता अर्जित कराएगी। क्योंकि ज़िंदगी का वक्त जो बीत जाए ना, वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको निभाता बहुत कम लोग। इसलिए उस वक्त को कंस्ट्रक्शन में लगा दीजिए या फिर डिस्ट्रक्शन में लगा दीजिए, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन ये याद रखिए, अगर वक्त को आपने बेकार कर दिया तो वक्त एक दिन आपको ऐसा बेकार करता है ना, उसका इतिहास गवाह है, आप गवाह है। रोज़ आप न्यूज़ देखते हैं, रोज़ आप पेपर पढ़ते हैं, रोज़ आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वक्त की हंसी उड़ाई होगी। इसलिए सिर्फ आगे बढ़ने का एक ही मात्र सूत्र है कि अपने को संभालिए, दूसरों को संभालिए, बी पॉजिटिव और थिंक पॉजिटिव। काम देखिए कर लिएगा, और कभी कोई नहीं थकते, आप करवा लीजिए। मेरी कुकिंग भी बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है, आप कुछ भी बनवा लीजिए। मैं क्लासेस लेती हूँ बच्चों के, मैं आपकी लेखिका, कवित्री, शायर सब कुछ हूँ। अभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा आपको बताया मेरा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही वाली चीज़ है कि तो आपको मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। तो आप सबके आशीर्वाद से जो है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ है। मैं वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की स्टूडेंट हूँ, आपको ही मालूम है आपकी कि गोल्ड मेडलिस्ट में मैथमेटिक्स हूँ, सब कुछ है। पढ़ाई मेरी अभी भी चल रही है, 47 से ज़्यादा डिग्रियाँ हो चुकी हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने साहित्य में बनाया, बस ऐसे ही बैठे बैठे बस मन हुआ, तो आप सबकी दुआओं से, पूरी दुनिया के आप सबकी ब्लेसिंग से आपकी अनीता सहगल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो चुकी है, यानी कि विश्व कीर्तिमान धारक। और उसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि मैंने 3 शब्द की कविता लिखी है। कविताएं आपने बहुत देखी होंगी। एक कविता तो दर्शकों को नहीं, वो 3 शब्द की कविता। मैं आपको बताऊं क्यों वर्ल्ड पूरी दुनिया में चुनी गई मैं आपकी अनीता की कविताएं आपने बहुत सारी सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। तो उसमें मेरे 3 शब्द है खाली, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कविता लिखी गई उसमें हर लाइन में सिर्फ 3 3 3 3 3 3 शब्द है। और एक किताब हमारी मानक जो होती है, स्टैंडर्ड रूप में होती है, वो 104 पेज की होती है, जो एलिजिबल होती है हर जगह। तो मैंने 104 पेज की 3 शब्द की कविताओं की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 किताबें लिखी। तो 3 शब्द की कविताओं की 4 किताबें लिखने का मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 शब्द की कविता पे ही दिया गया है कि ऐसा पूरी दुनिया में आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1-2 पंक्ति अगर
बिल्कुल आप दर्शकों को सुनाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से वही बात है ना अरे। कि किस क्षेत्र की आपसे बात करूं, नहीं, नहीं, उसके लिए नहीं, बिल्कुल पूरा 24 घंटे होना जी। चाहिए आपका इंटरव्यू, शायद तब भी वो कम पड़ जाए। और नहीं, किस क्षेत्र नहीं। पे बात करें, चाहे वो राजनीति मंच से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे वो कला से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, अभिनय से जुड़ा हुआ क्षेत्र। और अनीता सहगल अपने आप में ये कहते हैं ना, कलरफुल उनकी पूरी लाइफ है, कलरफुल उनका पूरा करियर है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं, पूरा कलरफुल। जिस क्षेत्र में बात करें आप उसमें आगे। और इस इंटरव्यू में बस एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि इस वक्त हम स्टूडियो में बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और जी। कहीं ये इंटरव्यू अनीता सहगल जी के घर पर हो रहा होता तो आप खुद जान सकते थे कि वो कमरा ही जोर जोर से ये कह रहा होता कि कैसे उस अरे, कमरे को सजाया गया है। अनीता सहगल जी का पूरा घर, मैं बताना चाहूंगी आप सभी से कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेडल ही मेडल है। हर तरफ अगर आप उठा के नजर देख लेंगे कि वो कमरा ही अनीता सहगल जी की जी। पूरी मेहनत के मेहनत है। साथ सजा हुआ है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दीवारों के रंग नहीं दिखते नहीं अनीता जी दिखते के हैं, घर नहीं पे। दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। बिल्कुल, ये बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। तो एक तरह से बहुत अच्छा लगता है कि 3000 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं आपकी अनीता सहगल को। और अभी पिछले हफ्ते आपकी भारत की राजधानी दिल्ली में बुला के आपकी अनीता को आइकन ऑफ द भारत का अवार्ड दिया गया। तो बस ऐसी है कि बस मेहनत करते, लेकिन मेरे को कुछ नहीं लगता अभी मेरा ये पहला कदम है, पहला सम्मान है, तो मैं कभी भी कुछ नहीं करती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और इसी तरह से जो है आपकी ज़िंदगी बचपन से लेके और अभी तक, वाकई में जब कभी, खैर पीछे पलट के तो नहीं देखती हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी सोचती हूँ तो मैं ऊपर वाला से यही कहती हूँ कि खाली अनीता मिली थी क्या संघर्षों के लिए, कि इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त, आज भी मेरी मेहनत चल रही है, मेरी कठिनाइयाँ चल रही हैं, मेरी संघर्ष चल रहा है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ ईज़िली नहीं मेरे को प्राप्त होती है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है कि ऊपर वाला परीक्षा लेता है कि क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कभी भी ना हारना सीखा, ना रुकना सीखा, ना चलना सीखा। मैंने बताया ना, अनीता सहगल ने सिर्फ दौड़ना सीखा है। तो कुछ होता है कि हाँ, आप जब महिला हैं तो आपके ऊपर डबल ट्रिपल तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए, नवरात्र चल रही है, आप सबको नवरात्र की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ आप सभी को। 9 दिन का ये आपने कार्यक्रम रखा है कि जो भी अपने महारत हासिल है उनको मिलाएं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि 9 दिन हम सिर्फ माँ को ही क्यों पूछते हैं, उसका भी एक कारण ही होता है मेरी तरफ से जो है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में लेना सबको ही जानता है ना। लेकिन द्वापर युग से लेकर अभी तक सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ देता है। आप कहेंगे वो है भगवान, लेकिन भगवान तो ज़मीन पे नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए उसने एक ऐसे बंदे को भेजा कि जो जाओ, तुमसे जो भी कोई कुछ मांगेगा तुम दे दोगे। उसीलिए ये 9 दिन साल में उसकी पूजा की जाती है और हर बंदा सिर्फ मांगता है, सिर्फ मांगता है, सिर्फ मांगता है कि मुझे दे दो। और किससे मांगता है? सिर्फ एक बंदे से, और किसी से नहीं मांगता है। मैं आप सबको बताऊंगा, आप लोग किसी भी कास्ट के होंगे, किसी भी मज़हब के होंगे, आप भी अपने इस मज़हब में झांक के देखिएगा कि अनीता की बात कि सिर्फ एक बंदे से पूरी दुनिया मांग रही है, उसको कहते हैं माँ। माँ ही एक ऐसा परिचय है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी रचना है ऊपर वाले की जो सिर्फ देती है, देती है, देती है। वो प्यार हो, संस्कार हो, सौहार्द हो, अपनापन हो, या परंपरा हो, या रिवाज हो, या फिर आपके सवाल हो, वो हर चीज़ का उत्तर देती है, हर चीज़ आपको देती है। वो आपकी माँ हो या फिर जगत जननी माँ हो। इसीलिए हम सिर्फ माँ की ही पूजा करते हैं, इसीलिए नारी पूजी जाती है। और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है, सब बातें सबने पढ़ी हैं, सब कोई जानता है, लेकिन सिर्फ करता कोई नहीं है। लेकिन करके देखिए, वाकई में बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए हर इंसान की कीमत, लेकिन माँ की
सबसे बड़ी कीमत। इसीलिए उन्होंने अपने 9 दिन बुक करे हुए हैं कि 9 दिन तो कम से कम तुम मेरे सामने बैठोगे, 9 दिन तो तुम मेरी बात करोगे 365 दिन में। तो यही है, दैट इज़ अ कॉज बिहाइंड इट। इसी को हम कहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, और कुछ नहीं होता है। तो महिलाओं को वाकई में बहुत 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 हिम्मत दी है ऊपर वाले ने, बहुत ज़्यादा दी है हिम्मत, संस्कार दिए हैं, सवाल दिए हैं और चुनौतियाँ दी हैं। और दूसरी बात, इन सबों से बढ़कर रीति रिवाज की ये जो परंपरा है इस सबको निभाती है वो, और इसीलिए वो सशक्तिकरण की परिभाषा को फुलफिल करती है। और आज जो आपके सामने अनीता बैठी है, वाकई में इतने करने के बाद भी थकावट नहीं लगती है, नहीं लगती है। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले के साथ जुड़ जाते हैं और अगर आप बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, आप सोच रहे होंगे कि सब भी हमें मालूम है, सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक करिए, पहली बात। दूसरी बात, 1 मिनट पहले की और 1 मिनट बाद की कभी मत सोचिए। अखबार आप सबके घर में आता है प्रिया जी, बिल्कुल। सुबह कितनी देर सब लोग अखबार देखते हैं? कोई 10 मिनट देखता होगा, कोई 15 मिनट देखता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधा घंटा देखता होगा। फिर उसके बाद उन 24 घंटे में वो अखबार दोबारा नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसीलिए इस जिंदगी भी उसी तरह से है। आपके पास जो कुछ भी बात है उसको तो एक बार देखिए, और अपने जीवन की जितनी भी माइनस चीज़ें हैं, कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपकी नेगेटिव बातें, उसको आप दोबारा मत देखिए पलट के अपने जीवन में। तो उसको भी रद्दी के तरीके से बेच दीजिए ना, 16 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। बिल्कुल। अनीता जी, फिलहाल महिलाओं के लिए आज आपका क्या संदेश है? जो महिलाएं वाकई आगे बढ़ना चाहती हैं, जो महिलाएं देख रही हैं और वो चाह रही हैं कि मैं भी डॉक्टर अनीता सहगल बनूं, क्या संदेश देना चाहेंगी आज? देखिए, नारी, उसके आगे सशक्त नारी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सशक्त नारी का मतलब होता है कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारंपरिक सभी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए, ये कहते हुए कि मैं जैसी हूं वैसी हूं, ये बात अपने अंदर समाहित करिए। दूसरी बात, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने को पहचानिए। ये सशक्त नारी की एक परिभाषा होती है। वो खुद के लिए जीती है, खुद को तैयार करती है। किस लिए? मेकअप करके नहीं, उन समाज की चुनौतियों के लिए, उन समाज की कठिनाइयों के लिए, परिवार की परेशानियों के लिए, अपनी मंजिलों के लिए वो अपने को तैयार करती है। वो है सशक्त नारी। तीसरी बात, अपने परिवार को अप एंड डाउन, कम संसाधन में, अधिक संसाधन में सिर्फ पालना ही नहीं एक नारी का कर्तव्य होता है, बल्कि रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ, कठिनाइयों के साथ, सबके साथ समझौता करते हुए अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक नई परवरिश देना, ये सशक्त नारी की एक परिभाषा होती है। चौथी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि वह अपनी कीमत पहचानती है। कीमत का मतलब, परिवार में उसका क्या दायित्व है, समाज में अपना क्या दायित्व है उसका, परिवार के लोगों के प्रति क्या दायित्व है और खुद के प्रति क्या दायित्व है, इसको वो अपनी कीमत मानती है, तो वो बहुत अच्छे से पहचानती है। वो है सशक्त नारी। चौथी बात कि इस समाज की कठिनाइयों, इस समाज की उन बुराइयों के ऊपर जब वो जीत हासिल करती है अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम के साथ, वो कहलाती है सशक्त नारी। अंदर के परिवेश यानी कि परिवार के परिवेश, बाहर के अपने उस परिवेश के साथ जब वो अपने को एक साथ सामंजस्य करके समाज में प्रतिस्थापित करती है, वो है सशक्त नारी। बिना किसी डर के, भय के, जब उसके अंदर एक आत्मविश्वास बोलता है, उसकी आवाज बुलंद होती है, वो है सशक्त नारी। इसलिए इन सब विशेषताओं के साथ जब एक नारी का स्वरूप बन के तैयार आता है, तब हम सशक्त नारी की उस परिभाषा को लेकर प्राइम चैनल के प्रिया जी के इस
कुर्सी पर बैठकर आपसे बात करते हैं। वाकई में हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये विषय चुना, और ये परिभाषाएं अगर आपके अंदर हैं, आप देखिए दूसरे दिन का सुबेरा, सूरज की किरणें, ठंडी हवाओं के झोंके खुद ब खुद आपको कहेंगे कि नहीं, तुम सिर्फ नारी ही नहीं बल्कि एक सशक्त नारी हो। तो आज से शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, अपने लिए वक्त निकालिए, अपने लिए सोचिए। नहीं, मैं तो थक गई हूं, अपने लिए गिलास पानी भी नहीं ले सकते। नहीं, क्यों? मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एक केंद्र बिंदु के चारों तरफ अगर आप वृत्त खींचते हैं, यानी कि सर्किल बनाते हैं विभिन्न विभिन्न त्रिज्याओं के, यानी कि विभिन्न विभिन्न रेडियस के, तो आपको कंपास कम ज्यादा करना पड़ता है, और सेंटर एक ही रहता है। सेंटर एक ही रहता है, बना के देखिएगा, आप बहुत सारे सर्किल बना सकते हैं। यही है एक नारी की नहीं बल्कि एक सशक्त नारी की कीमत, वैल्यू, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और खुद के प्रति एक प्रेरणा बनना, आइकॉन बनना, आदर्श बनना। इसलिए विभिन्न त्रिज्याओं के जो लोग हैं, परिवार है, समाज है, कठिनाइयां हैं, परिवेश है, सोच है, विचार है, आपकी रीति है, रिवाज है, संस्कार हैं, सबकी आप सर्किल बना डालिए, लेकिन केंद्र बिंदु आप ही रहेंगी। तो इसलिए अपने को संभालिए, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, और गलत बातों में अपना दिमाग मत लगाइए। किसने क्या कहा, परपंचबाजी में परिवार की किसने क्या दिया, क्या लिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है, उसको अच्छे कामों में लगाइए। देखिए, जितनी भी नारियां अपने को नारी समझती हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब अगली बार आप भी इस कुर्सी पे बैठ के प्रिया जी के साथ इंटरव्यू दे रही होंगी और प्रिया जी ये कह रही होंगी कि आप हमारे समाज की एक सशक्त नारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की और नव वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाओं के साथ मैं अनीता बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आंखों में खुशियाँ, लबों पे हंसी, आंखों में खुशियाँ, लबों पे हंसी, गम का कहीं नामो निशान न हो। आंखों में खुशियाँ, लबों पे हंसी, गम का कहीं नामो निशान न हो, और आप सभी को मिले इस जहाँ की सारी खुशियाँ, उस खुशी की कभी शाम न हो। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। तो ये था हमारा आज का खास सफर डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा जी के साथ, जिन्होंने अपनी आवाज और हिम्मत से न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ऐसे ही सशक्त नारियों की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास हो रहेगा कि आप तक पहुंचे हर वो कहानियां जो न सिर्फ प्रेरणा देती हैं बल्कि एक नए भारत के निर्माण की नींव भी रखती हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर करें नारियों के अद्भुत योगदान का सम्मान, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तभी राष्ट्र सशक्त होता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।